हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया बाला जाना। उम्मीद कर बानी कि बढ़िया से हो बजा। तो चलिए, जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी 9 क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कर लिया है। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा चैप्टर में क्या है, ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर में है भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? भौतिक स्वरूप यानी कि स्वरूप, सुंदर रूप। आदमी नहीं बोलता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बा, कितना सुंदर देखे में लगत बा। हम आप लोग के समाज के बानी, बिहार के बानी। तो नहीं बोला जाता है कि जैसे बहुत सुंदर है देखने में वो लड़की या फिर वो लड़का बहुत सुंदर है, यानी उसका रूप बहुत बढ़िया है। तो रूप का ये मतलब नहीं होता है कि बस फेस ही बढ़िया है, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है। ऐसा बात नहीं है कि मुंह एकदम देखने में बहुत बढ़िया है, हाथ में एकदम पूरा सूखा है, तिल नहाया नहीं 10 दिन से है, तो उसको क्या सुंदर रूप बोलेंगे? केवल मुंह अगर सुंदर रहेगा तो सुंदर रूप बोलेंगे? नहीं, उसके पूरा शरीर का, उसके पूरे शरीर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो सुंदरता का अनुभव करते हैं और उसको बताते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, अपने मन में रियलाइज करते हैं कि वो बहुत सुंदर है। उसी प्रकार भारत का आज रूप देखने वाले हैं। भारत का रूप कैसा है? जैसे कि हम लोग के शरीर में बाल है, आँख है, कान है, पेट है, पैर है, जैसे कि समतल नहीं है। एक बार लॉजिक लगाइए कि आदमी का शरीर अगर एक बराबर सब हो गया और उसमें आँख इतना फूला हुआ है, आँख दिखने लगा, कान चपटा है, कान दिखने लगा, कैसा महसूस होगा? तो जो भारत का स्वरूप है वो हर जगह सेम नहीं है। हर जगह कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ठीक, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप का सर बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है उसका रूप, उसका बनावट, ये सब उसके शरीर या उसके एरिया का निर्धारण करता है कि कितना सुंदर है, कितना खराब है, कितना बढ़िया है। आज वही चीज़ हम भारत का देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल जितना में है उतना में उसका कैसा आकृति है, कैसा देश है। जैसे कि ऊपर से देखा गया था, एक स्पेस से आ रहे थे लोग, तो उसमें से देखा गया तो वही भारत के प्रधानमंत्री बोले कि हमारा भारत कैसा दिख रहा है। तो जैसे बोला गया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज उसी को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए, शुरू में पृथ्वी एक था, ऐसे था, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, पूरा भरा हुआ था ये, ऐसे करके शुरुआती दौर में, समझ गए? तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जानते हैं कि इस पे एस्ट्रॉयड गिरा था तो पूरा गर्म हो गया था। फिर उसके बाद उष्मा छोड़ करके पानी हुआ। तो जो एस्ट्रॉयड गिरा था या जैसे भी खाल उच था, ऐसे था, मान के चलिए कि इसमें पानी भर गया और ये धरातल है आपका।
धरातल है। पैंजिया और पैंथलासा। पैंजिया पैंथलासा। पैंजिया का मतलब है धरातल और पैंथलासा का मतलब है कि महासागर। ठीक, कुछ समय बाद ये दो भाग में टूटने लगा। इधर से उधर का लोरेंसिया बोला गया, लोरेंसिया, और नीचे वाला भाग क्या बोला गया? गोंडवाना। ठीक, अब जैसे कि देखिए, यहाँ से देखिए, एग्जैक्ट हम मैप नहीं बनाया है, थोड़ा सा ऊंचा ऊपर थोड़ा सा नीचे हुआ है, उससे आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे कि देखिए, ये है लोरेंसिया का भाग, लोरेंसिया। ये है गोंडवाना का भाग, गोंडवाना का भाग है। जैसे कि गोंडवाना में आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, फिर अरबियन कंट्री, उसके बाद हम लोग का भारत भी उस टाइम उसी का हिस्सा था। उस टाइम हम लोग का भारत यहाँ था, यहाँ पर। ठीक, तत्पश्चात इसमें भी टूटना फूटना स्टार्ट हुआ। जैसे कि मुख्य रूप से यही धरातल था गोंडवाना का, यह पूरा धरातल भी यही था, लेकिन दो भाग में धीरे धीरे टूट करके बट गया, तो उसको लोरेंसिया ऊपर वाला भाग को कहने जाने लगा और नीचे वाला को गोंडवाना। तो जो हम लोग का भारत था ये अफ्रीका वाला पार्ट का हिस्सा था। तत्पश्चात फिर यहाँ से टूटा और फिर यहाँ से खिसकते आके लोरेंसिया वाला भाग में मिल गया। आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत डीप लेकर जा रहे हैं। देखिए, अगर पिछला जानकारी से और जितना दिया है, अगर उससे पीछे जा कर के नहीं अगर समझाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे गोंडवाना धीरे धीरे इधर टूटते आकर के लोरेंसिया वाला भाग में मिल गया। ओवरऑल इतना बता दिए। अब आते हैं भारत के भौतिक स्वरूप पर। मेन हमारा टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप था, लेकिन थोड़ा सा हम डीप लेकर के चल गए या थोड़ा सा पीछे चल गए ताकि आप लोग जोड़ पाइए या समझ पाइए। जैसे कि हम लोग का आज का टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अब भारत के भौतिक स्वरूप जैसे कि हम बता दिए कि यहाँ पर आँख के पास गड्ढा है, जैसे हम लोग का पेट, कुछ लोग का सेम, कुछ लोग का निकला हुआ है। जिस तरह कुछ लोग का मसल्स निकला हुआ है, किसी का सेम है, सेम उसी प्रकार भारत में भी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं क्या है, उसी को हम लोग स्वरूप बोलते हैं और उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप इसमें क्या क्या आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले पर्वत। ठीक, पहले पर्वत से स्टार्ट करते हैं या इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से पढ़ते जाएंगे, फिर इधर से। तो देखिएगा, ऐसा तो बात नहीं कि पर्वत बस इधर है, पर्वत इधर भी है, पर्वत इधर भी कुछ है, पर्वत इधर भी कुछ है, पर्वत इधर भी कुछ है। तो पहले पर्वत को पढ़ लेते हैं। पर्वत, दूसरा वाला है पठार, तीसरा है मैदान, चौथा है मरुस्थल, पांचवा है आपका तटीय मैदान, छठवां है द्वीप। अब इतना ही में ही हमारा चैप्टर है, बस यही इसी को पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा इधर से जानकारी लेना है, इधर उधर से। ठीक है, अब हम पर्वत से स्टार्ट करते हैं। पर्वत, जब हम लोग का भारत उधर से यानी कि अफ्रीका वाला जो महादेश है
उधर से खिसक खिसक करके आए, जब लॉरेंसिया वाला भाग में टकराया, वहाँ पे सबसे पहले टेथित सागर था। जो ए वाला रेंज है वहाँ पर टेथित सागर था, आप लोग लिखते चलिएगा, ये टेथित सागर था। जब ये पूरा धक्का दिया तो ये पूरा ऊपर उठ गया, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो हिमालय वाला रेंज ये है, यहाँ हिमालय है। अब यहाँ जाइएगा तो लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है। विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। कुछ इधर जाइएगा तो सतपुड़ा का रेंज है, सतपुड़ा। ठीक, इधर जाइएगा राजस्थान वाले एरिया में तो अरावली पर्वत है। फिर इधर जाइएगा तो आपको गारो, खासी, जयंतिया ओवरऑल बता दिए कि देखिए मुख्यतः पहाड़ यही है, बाकी छोट मोट पर्वत, पठार, मैदान है। पहाड़ जैसे कि पर्वत में फिर पर्वत से भी छोटा है, जिसको पहाड़, छोट पहाड़ियाँ, उसका चोटी ऐसे बोला जाता है, लेकिन मुख्यतः पर्वत यही सबसे बड़ा है। अब इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिमालय से। टॉपिक डाल लीजिए हिमालय, आप टॉपिक डाल लीजिए हिमालय टॉपिक डालिए हिमालय। अब हिमालय का निर्माण बता दिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, अब देखते हैं कि देखिए हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया हुआ है। डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई कि हम डाउनलोड करके पढ़ाएं, इसलिए थोड़ा सा हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे मेहनत है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो अब घबराइएगा मत, क्योंकि मैं उतना बढ़िया नहीं है, आप लोग मजाक भी मत उड़ाइएगा। एक और बना देते हैं ऐसे, ऐसे। अब हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में हिमालय को। ठीक, जैसे कि इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, सबसे ऊपर वाला को। शायद इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं है। दिख रहा है इधर, बताइए, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। देखिए, जैसे इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, हिंदी में लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय। महान हिमालय। ठीक, उसको बोलते हैं, जो 3rd रैंक वाला पर है, मध्य हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। समझे। तो पहले क्या था कि लोग बोलते थे कि हिमालय में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, जस का तस है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हिमालय हर साल कुछ न कुछ मीटर बढ़ता रहता है। ठीक, इसमें हमेशा गति होते रहता है, जब से टकराया तब से। सबसे नया पर्वत है ये, सबसे नया पर्वत है हिमालय रेंज, और उसमें भी सबसे नया है शिवालिक। समझे। अब ट्रांस हिमालय जो सबसे तिब्बत वाला रेंज है,
तिब्बत, तिब्बत वाला रेंज, उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कहा जाए तो कैलाश पर्वत जिस पे हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं बोला जाता है, इसी वाला एरिया में है। अब उसके बाद महान हिमालय है। महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, दो ठो पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारा भारत में नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है जो माउंट एवरेस्ट, वो हमारे भारत में नहीं है दोस्त, वो नेपाल वाला रेंज में है। जो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, नोट कर लीजिएगा, ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। इसलिए हम बोले कि नहीं, ये हमारा भाग नहीं है, हमारा भाग कंचनजंगा है। जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई देखा जाए तो 8,848 किलोमीटर है। समझ गए? लेकिन देखिए, परीक्षा में जब क्वेश्चन आता है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पूछा जाता है भारत का, तो बहुत लोग मार के आते हैं माउंट एवरेस्ट। भाई माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट हम लोग के रेंज का नहीं है, कंचनजंगा हम लोग के रेंज का है। कंचनजंगा इधर वाला रेंज में है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक। इसका जो हाइट है 8495 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जो शिवालिक है उसमें मसूरी ये सब है, मध्य हिमालय में है कुछ भाग, दर्रे, ये सब बीच बीच में पढ़ना है। तो अभी इसमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इस टॉपिक में क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें स्वरूप देख रहे हैं, उसका रंग रूप देख रहे हैं, न कि स्पेशल हिमालय पढ़ा रहे हैं आपको या स्पेशल पठार पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अगर इधर नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसको अब मिटा दीजिए, इसको। अब देखिए, ये हिमालय है, ट्रांस, महान हिमालय, शिवालिक, अरे मध्य हिमालय, शिवालिक। अब ये भी किसी न किसी, जैसे कि बाउंड्री होता है, घर हो गया, घर। अब जैसे कि फलाना का घर हो गया, ये फलाना का घर हो गया, आखिर में बीच में तो कुछ रहता है ना, कि यहाँ से फलाना का घर है, सुनील का है, इधर अनिल का है, इधर चिंटू का है, इधर पिंटू का है, आखिर में कुछ ना कुछ बंटवारा में होता है ना। सेम उसी प्रकार ये जो हिमालय है, इसके बीच में भी एक सीमा निर्धारण कर दिया गया है, जिसको ITSZ बोला जाता है। इंडो, इसका शायद हमको पता नहीं है, अब इसका हमको फुल फॉर्म एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। इसका जोन है, और सचर इसका नाम है, सचर, और इसका पता नहीं है, इसका नाम है इंडो, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है, तो ITSZ बोला जाता है, ITSZ। देखिए दोस्त, आप पसीना देख रहे होंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं और क्या मिल रहा है हमको उसके बदले में? ना आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, ना आप लोग का प्यार दुलार मिल रहा है, जैसे आप पहले वीडियो में दिखाए उसके बाद पता नहीं चल रहा है। तो आखिर किसके लिए कर रहे हैं, इतना पसीना किसके लिए ढार रहे हैं यार? दुनिया में 2-3 लोग के अलावा आपका कोई नहीं है। पहला आप खुद, दूसरा आपका मम्मी पापा, तीसरा
एक गुरु। अगर गुरु सही हो तो निष्पक्ष रहता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप सक्सेस हो जाइए, उससे बड़ा हमको कभी खुशी नहीं होगा। और बोला जाए तो जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं होता है। आप 10 दिन बीमार होने का नाटक कर लीजिए अपने घर में, सबका रंग पता चल जाएगा, सबका रंग। आप 10 दिन मांग लीजिए इनसे उनसे पैसा, पता चल जाएगा कि सम स्थिति क्या है। दोस्त यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, पढ़ लीजिए बढ़िया से मन लगा करके, सपोर्ट कीजिएगा, उत्साह दिखाइएगा हमारे प्रति, अवश्य हम और उजागर होकर के और आगे आएंगे। लेकिन आपको आप लोग का प्यार दुलार मिलेगा तभी। तो देखिए अब बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है ITSZ है, इंडो, अब इसका पता नहीं है लेकिन इसका सचर जोन, ठीक। अब देखिए फिर इधर इसमें बाउंड्री होगा, इसमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन थोड़ा सा एक में गाँव बाज हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सीमा कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछ देता है कि या तो फिर पूछ देगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन है सीमा, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन है सीमा, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और इसके बीच में भी एक सीमा है जिसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो मुंह से बोल रहे हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, याद रखिएगा। मध्य हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट के माध्यम से शिवालिक से अलग होता है। आपको बता दिए ओवरऑल, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैदानी भाग, मैदानी भाग स्टार्ट हो जाता है शिवालिक के बाद। अब इसके बाद कुछ इधर पहाड़ है, कुछ इधर पर्वत है, कुछ इधर पर्वत है, कुछ इधर पर्वत है। हिमालय को ओवरऑल हम आपको बता दिए। ये देखा जाए इसका एक चीज़ छूट रहा है, इसका 2400 किलोमीटर स्क्वायर इसका लंबाई है, ठीक। और 400 किलोमीटर स्क्वायर इसका है यहाँ वाला, इधर जाके पतिल हो गया है, इधर जा कर के एक पतिल हो गया है, ठीक। इधर इसका कितना है 400 किलोमीटर, इधर अरुणाचल प्रदेश वाला, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर जाइएगा तो 150 किलोमीटर स्क्वायर इसका, समझ गए। तो ओवरऑल हम आपको समझा दिए कि हिमालय का टोटल स्ट्रक्चर बता दिए आपको। अब इसमें देखिए अब आपको कल बताए थे भूमध्य रेखा की तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जस जस ऊपर जाइएगा तस तस सूर्य का क्षैतिज किरण पड़ेगा, इसके वजह से वहाँ पर देखिएगा तो जब देखिएगा तब बर्फ़ से ढका रहता है। खास करके ट्रांस हिमालय वाला जो हमारे भोलेनाथ का निवास स्थल है, उस वाला एरिया में ज़्यादा बर्फ़ रहता है क्योंकि वो क्षैतिज प्रकाश पड़ता है, उधर ठंडा पड़ता है। इधर वाला भाग में देखिएगा सेब ला करके हमारे पटना में और कहीं सेब उपजा दीजिए, सही से नहीं होगा क्योंकि ठंडा में उपजता है, तो इधर सेब ये सब फल उत्पादन होता है, ठीक। अब ओवरऑल हम आपको हिमालय का जानकारी दे दिए हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। पढ़िए दोस्त पढ़िए, नहीं तो घरों के छोड़ के जिहन जा, बाहरों के छोड़ के चल जन जाए। देखिए
स्टार्ट किए हैं। देखिए अब इधर है, इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो 2-3 महीना के पीछे एक मैटर हुआ था, जो उसका चोटी निर्धारण किया गया था कि इतना से छोटा अगर चोटी होगा तो उसको काट दिया जाएगा। देखे थे आप बाबा? यानी कि अब जो इधर से मानसून आता है, इधर से, इधर वाला एरिया से, इधर वाला एरिया से, इधर वाला एरिया से, ये टकरा टकरा करके इधर से इंटर करता है, इंटर करता है। और एक और बात है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको ये रोक के रखता है, या फिर मानसून टकरा करके जो इधर बारिश कराता है, अगर कट जाएगा तो इधर हवा निकल जाएगा, वहाँ पर मानसून नहीं बनेगा, बारिश से नहीं होगा, प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये है अरावली का पर्वत, अरावली। पूरे पर्वत श्रेणी में देखा जाए, यह पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। सबसे प्राचीन कौन है? अरावली, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, ये इतना पुराना है कि ये घिसते 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 इसका पूरा भाग धीरे धीरे घिस, मतलब कि एकदम चिकना हो गया है। ठीक, इसके पश्चिम में देखिएगा तो हम अलग से आपको मरुस्थल पढ़ाएंगे। इस वाला एरिया में पानी जैसे कि ऐसे मानसून आता है, ऐसे चल जाता है, ऐसे चल जाता है, यानी कि इसको सीधा पड़ता है तो मानसून इसी तरह निकल जाता है, इधर पानी नहीं होता है। और जब उधर से आता है लौट के ऐसे, तो फिर इधर तो पानी तो हो जाता है, इधर होगा नहीं करता है, तो रेगिस्तान हो गया इधर। अब उसी के साथ थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं कि इधर है विंध्यन रेंज, जो कि हम लोग देखे हैं कि सासाराम कैमूर होते हुए जाता है। ठीक, थोड़ा सा इधर देखिएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज है। थोड़ा यही सब पढ़ना था पर्वत के बारे में। अगर उतना डिटेल से भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे हैं। अलग से अगर पढ़ाते तो उसका ऊंचा चोटी पढ़ाते। ठीक, अब देखिए आपका पर्वत कंप्लीट कर दिया। अब रहा आपका पठार। पठार आप टेबल देखे होंगे ऐसे, इस टेबल का शेप का पठार है। जो हम लोग का गंगा का मैदान है वो इस सब इसके अपेक्षा नया है। सबसे नया कहा जाए तो हिमालयन रेंज है, जो आपको पहले ही बता दिया है। तो जो ए वाला भाग है इसको बोलिए तो ओवरऑल इधर पठार है, टोटल इधर पठार है, ऐसे करके कुछ कुछ इधर उधर पठार है। ठीक, ये सबसे पुराना पठार है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पठार है। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ कुछ इसमें है, जैसे कि इधर ऊंचा है पठार, जैसे ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर बना देते हैं। देखिए ए वाला भाग ऊंचा है, ए वाला भाग क्या है? ऊंचा है। और ए वाला भाग थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, नीचे है, नीचे है। और इधर का भी भाग नीचा है। ठीक, इधर थोड़ा सा संकीर्ण है, यानी कि कह सकते हैं कि जगह कम है, इधर जगह कम है और इधर जगह ज़्यादा है। इधर क्या है? जगह ज़्यादा है। आप बोलिएगा कि इधर कम, इधर क्यों ज़्यादा है? पहला बात है कि ज़्यादातर जो नदी है बंगाल की खाड़ी में अपना जल ढारती है, इसके वजह से काट छांट देती है। और इधर संकीर्ण है और एक तो ऊंचा है, इधर कहाँ से कुछ हो जाएगा, इसीलिए संकीर्ण है। उधर सकरा भाग है, इसी में कुछ इधर है मैकाले का पठार, इधर है दक्कन ट्रैप, इसी तरह करके है। फिर इसके बाद इधर देखिएगा, इसका अगर पठार का यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो उत्तरी नहीं शायद
हाँ वो तट में पढ़ना है इसको। पहाड़ समझा दिया ओवरऑल। नीचे दक्कन का पठार सबसे प्राचीन है, यहाँ है मैकाले का पठार। समझ गया मतलब समझ में आ गया। और इधर थोड़ा सा छिछला हुआ भाग है, क्यों? क्योंकि इधर नदियाँ बहती हैं तो उसको काट देती हैं। ठीक, एक और ठो जानकारी देंगे जब अलग से इसका टॉपिक पढ़ाएंगे तब। अब उसके बाद पठार लगभग खत्म हो गया आपका। अब चला मैदान। हम आपको बता दिए थे हिमालय। हिमालय से देखा जाए तो मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती हैं। देखिए, एक है सिंधु, एक है आपका ऐसे आकर के ऐसे आती है गंगा, और एक ऐसे जा कर के आके इसी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। नोट कर लीजिए, इधर से है जो सिंधु नदी है, यहाँ से जो ऐसे होकर के आती है ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर ये वाला जो है ये गंगा है। इसी का 3 बड़ा मैदानी भाग है। सिंधु नदी का सहायक नदी है झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये जो है कुछ इस सिंधु नदी का जो ज़्यादातर भाग है वो आकर के पाकिस्तान में मैदानी भाग का निर्माण करता है। इधर बहुत कम है। ये जो पंजाब वाला एरिया है उसको पंचनद बोला जाता है। 5 नदियों का जो दोआब है। दोआब देखिए, अब दोआब किसे कहते हैं एक बार इधर देख लीजिए। दोआब किसे कहते हैं? जैसे कि ये नदी आ गई गंगा, ये नदी आ गई यमुना, ये है गंगा, आकर के मिल गई। जो ए वाला रेंज है उसको क्या बोलेंगे? दोआब। उसको क्या बोलेंगे? दोआब। तो मुख्यतः यही 3 नदियां हैं जो कि मैदान का निर्माण करती हैं। सिंधु जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास के माध्यम से बनाती हैं, और हमारी गंगा माता हैं जिसको भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। जो यह उत्तर प्रदेश खास करके गंगोत्री हिमनद से निकल करके देखिएगा तो ये उत्तराखंड इधर होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार इधर होकर के बहती हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए यहाँ शायद दिहांग दर्रा से इंटर करती हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में, और आकर के फिर गंगा में मिल जाती हैं। अब पारी पसर इनका बता दिए कि जो ये वाला पंजाब वाला रेंज है, पंजाब वाला ये सब सिंधु के सहायक नदियों द्वारा उसका निर्माण होता है। एक बार गंगा के बारे में देख लेते हैं। गंगा का मैदान जो है वो बहुत ही विस्तृत व उपजाऊ व कहा जाए तो बढ़िया है। मतलब कि उपज बहुत ज़्यादा इधर है, क्योंकि जब देखिए मिट्टी नदी है, नदी में हर एक साल बरसात होता है, या हिमालय के बारहमासी नदियां हैं गंगा, वो हमेशा पानी मतलब कि आता जाता रहता है। खास करके जब बाढ़ आ जाता है या बारिश का दिन आ जाता है तो आप देखे होंगे पूरा बाढ़ आता है तो ग्रे कलर का मिट्टी को लेकर के पानी में घोल दीजिए तो कैसा दिखने लगेगा हैं। वो क्या करता है कि आ करके इधर जैसे कि नदी के तीर है वो माटी बिछा देता है। उसको क्या बोलते हैं? खादर। खादर में क्या करिएगा, खादर में अगर कोई भी फसल बोइएगा बहुत अच्छा उपज होगा। बांगर उसको बोलते हैं खूब, एक बार खूब बाढ़ आ गया, खूब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और पानी ढकेल दिया इधर, मान के चलिए कि इधर आ गया आपको बिहार पार करके झारखंड आ गया, चाहे इधर उत्तर प्रदेश में बहुत बाढ़ ला दिया, और अगला साल का क्या किया 10 साल तक 15 साल तक उतना बाढ़ नहीं आया। तो जो पुराना मिट्टी है वो आपको उसमें उपज कम हो जाएगा। जैसे कि हम खादर बता देते, खादर लिखवा दे रहे हैं, खादर। अब पूरा
नदी द्वारा लाया गया नया मिट्टी। ठीक। और देखिए खादर बांगर, बांगर उसको बोलते हैं जो नदी पुराना मिट्टी लाकर छोड़ा है, मिट्टी ला करके छोड़ा है। एक देखिए खादर हो गया बता दिए, बांगर हो गया बता दिए। अब इसको नदी चैप्टर में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम मैदान पढ़ा रहे थे तो सोचे कि इस बार इसी में इसको पढ़ा देते हैं। खादर बांगर को भाबर होता है, तो छोड़िए हम भाबर उस टाइम पढ़ाएंगे जब नदी पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखिए इधर ए वाला रेंज में मिलता है, ज़्यादातर जनसंख्या। क्यों? क्योंकि कुछ पंजाब वाला जो सिंधु नदी का मैदान है उधर है, मतलब कि उसकी वजह से। एक गंगा का मैदान है इसके वजह से, क्योंकि उपज भी इधर आसानी से पानी भी मिल जाता है, उपज भी सही हो जाता है इसीलिए। फिर आकर के इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान बनता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान मतलब कि नदी की वजह से। इसीलिए देखेंगे तो ये वाला रेंज में बहुत जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, कारण यही है। अब उसके बाद मैदानी भाग देख लिए तो मैदानी भाग में सिंधु का, उसके बाद गंगा का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का। एक जो ये नदी है तिब्बत से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है हमारी गंगा माँ। तीनों का बता दिए कि उद्गम स्थल अभी उतना, जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में है अपवाह तंत्र, उसमें हम एक एक नदी का मतलब उद्गम स्थल बता देंगे आपको, लेकिन अभी उद्गम स्थल की मतलब नहीं पढ़ना है। अब आपको हम मैदान भी पढ़ा दिए, अब आपका बचा मरुस्थल। एक बार इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक चीज़ छूट गया हमसे, उसको लास्ट में बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। देखिए अब मरुस्थल, भारत में मरुस्थल दो ही जगह है। भारत का मरुस्थल खास करके देखिएगा, देखिए इधर है अरावली पर्वत, इधर है थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो थार देख रहे हैं, थार दबदबा के लिए या अपना प्रभुत्व के लिए देखते होंगे कि कितना लोग ले करके चलते हैं, यही थार से नाम से लिया गया है, थार मरुस्थल। यानी कि उसको 4 व्हीलर है, चारों चक्का उसका चारों व्हील चलता रहता है, तो उसी के मकसद से या उसी के नाम पर इस दबदबा के लिए बनाया गया है थार मरुस्थल। बोला जाता है कि यहाँ पर पहले समुद्र था, बोला जाता है कि पहले यहाँ पर समुद्र था, लेकिन जब वहाँ से हमारा जो भारत साउथ अफ्रीका से होकर के ऐसे धीरे धीरे खिसक खिसक करके आया, तो धीरे धीरे ये वाला ऊंचा भाग हो गया था, यहाँ का पानी चला गया, जिसके कारण यहाँ पर बालुई चीज़ पाया जाता है, बालुई रेत उत मिलता है। इसके साथ साथ एक है ये लद्दाख वाला एरिया में, लेकिन एक गर्म, बहुत गर्म है, गर्म, इसको शीत बोलते हैं, क्योंकि आप शीत मरुस्थल, यानी जो ये थार मरुस्थल है बहुत गर्म है। ठीक, यहाँ पर पानी उनी भी नहीं होता है, जिसके कारण मरुस्थल बोला जाता है, थार मरुस्थल गर्म है। ये है शीत मरुस्थल। ठीक, शीत मरुस्थल में क्या होता है कि उधर क्या है, सूर्य का प्रकाश क्षैतिज जाता है तो बर्फ़ ये सब पड़ने लगता है ना। ठीक है, उधर बता दिए। अब देखिए मरुस्थल में देखिएगा पानी कभी बालू पर गिरा करके, बालू पर पानी गिरा करके देखिएगा कैसा होगा, उसमें पनिया एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वो सोख लेगा, पता नहीं चलेगा कि पानी जा किधर रहा है, समझ रहे ना। उसी तरह एक हमारी नदी है लूनी नदी, एकमात्र नदी है, देख लीजिए लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान में। ये एकमात्र नदी है। जो लूनी नदी क्या करती है कि इधर से बहती है, जरूर लूनी नदी बहती है, लेकिन आगे चल करके बालू में
लिप्त हो जाती है, यानी पता नहीं चलता है कि पानी किधर जा रहा है कि नदी कहाँ चल गई। तो लूनी नदी का स्ट्रक्चर है कि वो उधर से आई और इधर पता नहीं चला कि गई कहाँ। ठीक, तो मरुस्थल इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग उसी पर डिस्कस करते रहें। हम मरुस्थल भी बता दिए, अब चलते हैं आपको तटीय मैदान के बारे में बताते हैं। तटीय मैदान, तटीय मैदान में जैसे कि देखिए ये पठार है, ऐसे पठार है वाला भाग। अब इसमें क्या देखिएगा तो ये वाला ऊंचा ऊंचा भाग है, इससे ऊंचा। ठीक, अब ये वाला जो गैप है वो ऐसे कुछ मैदानी भाग का निर्माण कर देता है। ठीक, तो इसीलिए देखिएगा केरल ओरल में चाहे है पठारी एरिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं आपको मैदानी भाग का निर्माण कर देता है। जैसे कि यहाँ से लीजिएगा तो उत्तरी सरकार इसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार। उसके बाद आपको इधर पहले देखिए इधर क्या बोलते हैं, कोंकण। और यह गोवा से लेकर के इधर को शायद हमको याद नहीं पड़ रहा है, दिमाग पर सही नहीं लूट पड़ रहा है। जैसे कि इसको बोलते हैं, अरे चलिए ठीक है, अब इसका याद नहीं हमको पड़ रहा है दिमाग पर। तो इधर मालाबार है, ये वाला मालाबार है। शायद इसको केनरा तट बोलते हैं शायद, इधर का हमको पता नहीं चल, इधर थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा है। तो देखिए जो इधर वाला भाग है उसमें देखिएगा तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब दर्रा उर्रा है। यानी कि कह सकते हैं कि इधर से हम डायरेक्टली इधर इंटर नहीं कर सकते, मतलब कि इधर वाला जो भाग है मुंबई से गोवा और गोवा से फिर इधर जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको डाउट है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हमको नहीं याद पड़ रहा है सही से। देखिए ये दर्रा है, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, दर्रा के माध्यम से इधर लोग आते जाते रहते हैं। तो आपको तटीय मैदान के लगभग में बता दिए। अब द्वीप के बारे में बताते हैं। ये मिट गया है लेकिन बना देते हैं। अब से कि द्वीप के बारे में बता देते हैं। द्वीप आप देखिएगा तो यहाँ है कुछ द्वीप है जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप। इधर है, मुंबई वाला भी रेंज में है। और इधर भी है जो बोला जाए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र में जो सीप टाइप का, यानी हम लोग देहाती भाषा में उसको सुतही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो हमको पता नहीं है। वो जीव धीरे धीरे मर मर के उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यही सब पाया जाता है, जो ऊपर आकर के अंदर से धीरे धीरे जमा होते हुए एक द्वीप का निर्माण कर देता है। इसमें कई द्वीप था पहले, मिला करके इसको लक्षद्वीप बनाया, जिससे कि शायद इसमें मिनी कॉय भी है, लाकाद्वीप है, ये सब मिला करके एक लक्षद्वीप का निर्माण किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक उत्तरी अंडमान, एक दक्षिणी अंडमान। ठीक, ये वाला एरिया जो है, अब इसको क्या बोलता है, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए, याद नहीं पड़ रहा हमको।
इधर तो अभी सही नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे हमारे याद है लेकिन अब जानते हैं थोड़ा सा लोड नहीं पड़ रहा है। तो देखिए ये इसका बता दिया स्ट्रक्चर कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। इसका ऐसे हमको पता है शायद दादर नगर अरे हाँ शायद दादर नगर हवेली दमन दीव है, ठीक। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव है, जो कि सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप है वो मुंबई बसा हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बता दिए। अब देखिए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान में एक बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप का मतलब है यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब लगभग आपको द्वीप भी बता दिए, यानी कि अब कह सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ हम भूल गए थे। अब हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर। देखिए हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए जा रहा है कि हम सोच रहे हैं कि एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म। थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसको 2x पर या 1.5x पर देख लीजिएगा, आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। जैसे कि हिमालय का विभाजन जैसे नदी के आधार पर किया गया है, ठीक। ऐसे 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 करके, ठीक। जैसे कि इधर सिंधु है, सिंधु से लेके यानी कि इधर एक लाइन लिख देते हैं, इधर सिंधु नदी है से सतलज नदी, सतलज नदी के बीच में जो है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में उस हिमालय का क्या नाम है, तो पंजाब हिमालय। और सतलज देखते जाइएगा, सतलज और काली नदी के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालय। और काली तीस्ता मिला करके क्या बनाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र मिला करके क्या बनाता है, असम हिमालय। दोस्त आपको आज का जितना चैप्टर का था भारत का भौतिक स्वरूप टोटल A to Z बता दिए। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर A वाला समाप्त हुआ। तो देखिए इसमें 2 जगह थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है, भूल गए थे। थोड़ा सा है कि इतना स्टूडियो में आकर के थोड़ा लाइट वाइट आँख पर पड़ता है, या फिर रात भी ज़्यादा हो गया हम लोग को रिकॉर्ड करने में, तो थोड़ा सा है कि नहीं, मतलब कि होता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर बता दिए हैं, यहाँ पर ये वाला छूट रहा था बता दिए। उसके बाद ए वाला जो तट बताए थे मालाबार तट, इधर है शायद, यही वाला नहीं हमको नहीं याद आ रहा था। ऐसे याद है हमको लेकिन नहीं, मतलब ठीक है टाइप PDF में आपको दे देंगे। तो दोस्त यहाँ से हम लोग का आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल। उससे पहले आपको एक जानकारी देते हैं कि विश्वास करके आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा है कोई रास्ता नहीं हम लोग का, समझ गए ना। और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था तो खींचने में थोड़ा टाइम लग गया, और थोड़ा सा हमसे भूल हुआ है, तो उसके लिए क्षमाएं अच्छी हैं। तो चलिए आज के वीडियो आज का यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।